यहाँ पे क्या होता है, जब आपने यहाँ पे 0 दिया, ठीक है ना, तो वो 0 तो यहाँ पे 1 बनकर चला गया, लेकिन वही 0 दूसरे गेट के अंदर 0 बनकर जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर कंप्लीमेंट के साथ कनेक्ट नहीं है, वो यानी नॉट गेट के साथ कनेक्ट नहीं है, वो डायरेक्ट कनेक्ट है। जब इस गेट के किसी एक इनपुट पर भी 0 आएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, तो आउटपुट 0 हो जाएगा। अब अगर आउटपुट इसका 0 हो गया, इट मींस के उस टाइम जब आप राइट साइकिल कर रहे हो, उसी टाइम आपने किसको रोक दिया, आपने बफर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया। जब आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, देन इट मींस के जब आप राइट साइकिल कर रहे हो तो उस वक्त रीड साइकिल नहीं चला सकते हो, सिर्फ डेटा बाहर से अंदर की तरफ आ सकता है और अंदर का डेटा बाहर की तरफ नहीं जा सकता। सो अब यहाँ पर आपने 0 दिया, यहाँ पे 0 दिया, तो आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरी बात, अब यहाँ पे देख लीजिए कि वही वाला चिप सेलेक्ट जो आप 0 यहाँ पे दे रहे थे वो यहाँ पर आ रहा है, और जैसे 1 बनकर वहां पे जा रहा है, यहाँ पे भी 1 बनकर जा रहा है, ठीक है, जाने दे, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, और इसी तरह आउटपुट इनेबल जो है, आउटपुट को कब इनेबल करते हो, तब इनेबल करते हो जब आपने रीड साइकिल चलाना हो। अगर आपने अंदर का डेटा बाहर ले जाना हो तो उसको रीड साइकिल कहते हैं। तो अगर आपने रीड साइकिल चलाना हो तो आप क्या करते हो, आउटपुट इनेबल कंप्लीमेंट जो है उसको 0 बनाओगे। जब 0 बनाओगे तो फिर वो ये दो इजाजत देंगे, और उस वक्त अगर राइट साइकिल नहीं चल रहा हो तो फिर क्या चलेगा, राइट साइकिल नहीं चला हो, जिसका मतलब ये कि यहाँ पर अगर 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये गेट आउटपुट पर उस वक्त 0 देगा और ये वाला गेट आउटपुट पर क्या देगा, 1 दे देगा। जब ये 1 देगा तो ये वाले ट्राई स्टेट बफर जो एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि डेटा को यहाँ से बाहर की तरफ ले जा सकते हैं, और ये वाले ट्राई स्टेट बफर जो कि इससे कनेक्ट है, जब ये 0 देगा तो ये वाले डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और ये कनेक्ट हो जाएंगे। जब ये कनेक्ट हो जाएंगे तो डेटा आउट की तरफ जा सकेगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो आउट वाला डेटा इन की तरफ नहीं जा सकता। तो अभी जो आपने समझा वो ये समझा कि किस तरह चिप सेलेक्ट तो जरूरी है, चाहे राइट साइकिल हो चाहे रीड साइकिल। अगर आपने राइट साइकिल चलाना है तो आउटपुट इनेबल कंप्लीमेंट पर 0 दोगे, और जब आपने राइट साइकिल चलाना है तो आप क्या दोगे, राइट इनेबल कंप्लीमेंट पर 0 दोगे, और आउटपुट इनेबल कंप्लीमेंट पर उस वक्त 1 दोगे। और इसी तरह अगर आपने जो रीड साइकिल चलाना हो तो आउटपुट इनेबल कंप्लीमेंट को 0 दोगे और राइट इनेबल कंप्लीमेंट को 1 दोगे। और आपके ये सैंपल्स भी यही बता रहे हैं कि अगर आपने चिप सेलेक्ट वाला काम करना है चूंकि कंप्लीमेंटेड फॉर्म में है तो उसकी 0 करोगे, अगर आपने राइट इनेबल करना है तो ये कंप्लीमेंटेड फॉर्म है तो यहाँ पे 0 दोगे, और अगर आपने आउटपुट इनेबल करना है तो ये कंप्लीमेंटेड फॉर्म है, यहाँ पे 0 दोगे। और अगर इन कंडीशंस के अपोजिट दोगे तो ये काम नहीं करेगा, दूसरा काम। ये बातें क्लियर हो गई आप लोगों को? Yes, sir. Okay, so by this way, this IC is working. So one thing I didn't explain, और वो क्या है कि एड्रेस मैंने समझाया कि किस तरह जो है एड्रेस आप देते हो। यहाँ पर जो 8 एड्रेस लाइन्स है, यहाँ पर 7 एड्रेस लाइन्स है। सो आईसी के जो आप मेन आईसी को देते हो वो आप इनफैक्ट क्या देते हो, इस तरह यहाँ पर 15 लाइन्स है तो आप अपनी तरफ से 15 लाइन का एड्रेस दे देते हो, लेकिन उस आईसी का जो अंदर का ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी आप लोगों को मैंने समझा दिया कि वो एड्रेस लाइन्स जो है किस तरह जो है अंदर 8 और 7 में डिवाइड हो जाते हैं, और वो रोज एंड कॉलम एड्रेस देते हैं, और उसके जरिए जो अंदर कोई एक लोकेशन जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को इस वक्त बेसिक एसिंक्रोनस SRAM ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन? सर फिलहाल तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जमा हो रहे हैं सर। चलो क्वेश्चन को लोड करते जाओ और फिर नेक्स्ट सेशन में पूछ लेना, ठीक है? देखते जाओ, ब्रेक में भी आप जो है देख लेना एक बार, ठीक है? अच्छा, एक और चीज मैं समझा देता हूँ तो थोड़ा सा आगे।
इस ऑर्गेनाइजेशन या इस आईसी का जो नाम था उसके साथ जो एसिंक्रोनस लगा हुआ है, ये देख लीजिए, ये एसिंक्रोनस लिखा हुआ है। सो एसिंक्रोनस, एक सिस्टम जो एसिंक्रोनस होता है और एक होता है सिंक्रोनस, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चीज है। अगर कोई सिस्टम क्लॉक के साथ अटैच नहीं हो तो उस सिस्टम को हम एसिंक्रोनस सिस्टम कहते हैं, और अगर कोई सिस्टम जो है वो सिस्टम क्लॉक के साथ अटैच है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको सिंक्रोनस। आपके कंप्यूटर का, आपने जब आप कंप्यूटर लेते हो तो आप जाते हो कि दुकानदार को कहते हो कि इसका स्पीड कितना है। हाँ? आप मेरी बातें सुन रहे हो? जी सर। यस सर। अच्छा, जब आप सिस्टम लेते हो तो आप उससे पूछते हो उसका स्पीड कितना है। वो स्पीड जो वो बताता है कि इसका स्पीड इतना है, वो स्पीड एक्चुअली उनके क्लॉक का स्पीड बताता है। क्लॉक क्या होता है? क्लॉक सिंपल एक सर्किट होता है और उस सर्किट से 0-1 मुसलसल सेम टाइम पीरियड के साथ 0-1 0-1 0-1 जनरेट हो रहे होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्लॉक सर्किट कहते हैं। अगर किसी सिस्टम का क्लॉक स्पीड ज्यादा होगा तो वो सिस्टम स्पीड चलेगा, अगर किसी सिस्टम का क्लॉक स्पीड जो है वो कम है तो वो सिस्टम जो है स्लो चलेगा। बाकी जो है उसके ऑर्गेनाइजेशन पे और डिपेंड्स करता है कि वो किस तरह ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मेन जो है मेनली जो है अगर क्लॉक स्पीड ज्यादा हो तो सिस्टम स्पीड चलेगी, क्लॉक स्पीड कम हो तो वो सिस्टम स्लो चलेगा। अब वो वाला क्लॉक जो है वो किसके साथ अटैच होता है? जो अभी मैंने समझाया कि एक सर्किट है और मुसलसल 0-1 जो है जनरेट कर रहा है और सिस्टम का स्पीड हम कहते हैं कि ये सी क्लॉक का स्पीड। इनफैक्ट वो जो सर्किट है, जो क्लॉक वाला सर्किट है, उसका आउटपुट माइक्रो प्रोसेसर के साथ भी कनेक्ट होता है और बाकी कंपोनेंट्स के साथ भी कनेक्ट होता है, और वही वाला क्लॉक जो है वो आपके मेमोरी की तरफ भी आ रहा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम सिस्टम क्लॉक कहते हैं। सो अब अगर कोई मेमोरी जो है वो सिस्टम क्लॉक के साथ कनेक्ट है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सिंक्रोनस मेमोरी कहते हैं, या जो भी ये टाइप है, अगर एस रैम है तो हम कहते हैं कि वो सिंक्रोनस एस रैम है, क्योंकि वो जो सिस्टम क्लॉक के साथ अटैच है। और अगर वो सिस्टम क्लॉक के साथ अटैच नहीं है तो वो क्या कहलाता है? वो एसिंक्रोनस एस रैम कहलाएगा। अभी जो मैंने आपको समझाया इसमें क्लॉक का कोई रोल नहीं था। कहीं से क्लॉक सिग्नल को CLK से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं पे CLK वाला सिग्नल आपको नजर नहीं आया, तो हम